अरविंद केजरीवाल चले तिहाड़ जेल, वहीं से चलाएंगे सरकार। बीजेपी ने दी अखलाकियात की दुहाई। कहा बदउनवानी हटाने का नारा देने वाले बदउनवानी बचाओ तक आ पहुंचे। कांग्रेस के खिलाफ लोकसभा इंतखाबात तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा इनकम टैक्स का महकमा। कांग्रेस की अर्जी पर समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कराई यकीन दहानी। इनकम टैक्स महकमे ने 3,567 करोड़ रुपए की वसूली का थमाया है नोटिस। कच्छतीव जजीरा श्रीलंका को सौंपे जाने में करुणानिधि ने अपनाया था दोहरा मेयार। तमिलनाडु के मफादात को पूरी तरह से किया था नजरअंदाज। वजीर आजम ने एक बार फिर बोला हमला। कच्छतीव मामले पर सबसे ज्यादा भारतीय माहीगीरों को हुई परेशानी। वजीर खारजा ने बताया गुज़िश्ता 20 साल में 6,184 भारतीय माहीगीरों को मिली है हिरासत। 1175 कश्तियां हुई जब्त। अपोजिशन का जवाबी हमला। कहा इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी जानबूझकर उठा रही है ये मामला। राहुल गांधी का बयान, मुल्क के हो जाएंगे टुकड़े टुकड़े। शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंची बीजेपी की बड़ी कार्रवाई की मांग। इतवार को रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने मुल्क में आग लग जाने की कही थी बात। ज्ञानवापी में व्यास तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद फरीक ने लगाई थी अर्जी। भोजशाला में सर्वे का काम रहेगा जारी। आरबीआई के क़याम के 90 साल पूरे। वज़ीर आज़म ने मुंबई में जारी किया यादगारी सिक्का। कहा साल 2014 में डूबने तक के कगार पर खड़ा बैंकिंग का शोबा अब बन चुका है नफा बख्श। सितंबर 2023 तक मजमूई एनपीए 3% से भी कम हुई दर्ज। सही पॉलिसी से बढ़ा जीडीपी ग्रोथ। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को आबकारी पॉलिसी मामले में कोई राहत नहीं मिली है। केजरीवाल को आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने घोटाले से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत में पेश किया, जहां अब उन्हें अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक अदालती हिरासत में भेज दिया है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें पहली बार 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था। बाद में जब मरकजी एजेंसी ने दोबारा हिरासत तलब की तो अदालत ने उनकी ईडी की तहवील में 1 अप्रैल तक तौसी कर दी। अब अदालत ने उन्हें 15 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पहले ही जेल में है। पीआरएस लीडर के कविता भी तिहाड़ जेल में है। और बीजेपी के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि वाज़ेह हो गया है कि दिल्ली के लोगों को लूटने और नौजवानों को गुमराह करने का काम किया गया है। शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। और आज बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा, क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अब इन नए किरदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया। और बीजेपी के कौमी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाते हुए कहा है कि बदउनवानी के पुराने मुलजिम केजरीवाल के दफा में आगे आ रहे हैं और तमाम बदउनवान लोग एक दूसरे की हिमायत में एक साथ रैलियां कर रहे हैं। स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था। न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
और बीजेपी रहनुमा शाज़िया इल्मी ने कहा है कि एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल तमाम चोरों के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन बदकिस्मती से अब तमाम चोर और बदउनवान लोग उन्हें बचाने की कोशिशें कर रही हैं। हम लोग सब इकट्ठा होते थे, केजरीवाल जी लहराते थे वो फर्रे सबूतों के और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और वही चोर आपने देखे जिनको कहते थे वो चोर, जिनके खिलाफ सबूत लेकर वो पर्चे लहराते थे, चार्जशीट लेके घूमते थे, वो सारे के सारे चोर जिनको केजरीवाल जी चोर कहते थे और हम सब उनके साथ थे, वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि फिलहाल आइंदा लोकसभा इंतखाबात की वजह से जुलाई 2024 तक तकरीबन 3500 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स की मांग के सिलसिले में कांग्रेस के खिलाफ कोई ताज़ीरी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकजी हुकूमत की जानिब से अदालत को ये जानकारी दी। कांग्रेस की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को यकीन दिलाया कि ज़ेर इल्तिवा वाजिबात की वसूली के लिए लोकसभा इंतखाबात तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे कबल IT डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के बैंक खातों से 135 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। महकमा इनकम टैक्स के नोटिस के मुताबिक कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया था। ये नोटिस असेसमेंट साल 2017-18 से साल 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माना और सूद दोनों शामिल हैं। इससे कबल 28 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने टैक्स की तशखीस से मुतालिक कांग्रेस की जानिब से दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान और नई दिल्ली से पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने इतवार को रामलीला मैदान में हुई इंडी इत्तेहाद की रैली को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दिया है। उन्होंने कहा कि शायद कांग्रेस के पास इस बारे में सही जानकारी नहीं है कि रैली किसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि रैली कैसी होती है का लफ्ज़ शायद कांग्रेस की डिक्शनरी में ही नहीं लिखा है। उन्होंने अपोजिशन की रैली को मुकम्मल तौर पर फ्लॉप करार देते हुए कहा कि जब कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी बोल रहे थे तो सिर्फ एक बराए नाम अवामी उन्हें सुन रहा था। दिल्ली के रामलीला मैदान में हम सभी ने भ्रष्टाचार का एक फ्लॉप शो देखा। मुझे लगता है कोई भी शब्दकोश उठाकर देख लीजिएगा, रैली शब्द की परिभाषा में कल जो फ्लॉप शो इंडी अलायंस ने पेश करा वो कतई फिट नहीं बैठता। यहां तक कि मैं विपक्ष से निवेदन करूंगी कि अगर आपके पास नहीं है तो डिक्शनरी मैं भेज देती हूं। कम से कम रैली शब्द की परिभाषा तो देख लीजिए। रैली का अर्थ है बड़ी जनसभा। में भोजशाला कॉम्प्लेक्स के ASI सर्वे के खिलाफ मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त पर समाअत की। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने सर्वे से मुतालिक हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने का मुतालबा करने के लिए ये अर्जी दायर की थी। हाई कोर्ट ने ASI को सर्वे करने और 6 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। ASI ने 22 मार्च से सर्वे शुरू कर दिया है। मुस्लिम फरीक ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन अदालत से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने फिलहाल सर्वे पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी ज्ञान वापी में व्यास तहखाने में पूजा पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। ताहम अदालत ने दोनों फरीक़ैन से कहा है कि वो जू की तू की सूरत हाल को बरकरार रखें ताकि दोनों फरीक अपनी नमाज़ें और पूजा अदा कर सकें। अदालत ने तहखाने में इबादत के खिलाफ मस्जिद की जानिब से दायर दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट की दरख्वास्त गुजार शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते में हो सकेगी। 1974 में तमिलनाडु के करीब वाक़ कच्चथीवी द्वीप को उस वक्त के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के हवाले कर दिया था। RTI के जरिए ये मालूमात सामने आने के बाद PM मोदी ने भारत के एक हिस्से को काटने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ तमिलनाडु के अवाम के मफादात से खेल किया है, लेकिन मुल्क की खुद मुख्तारी से भी समझौता किया है। कच्चथीवी जजीरा भारतीय साहिल धनुषकोडी से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है। जजीरे का रकबा 1.9 मरबा किलोमीटर है। अंग्रेज़ों ने इस जजीरे की मिल्कियत रामनाथपुरम के राजा को सौंप दी थी। इस जजीरे पर भारत का मुसलसल कब्जा था। भारत ने 1974 में इस पर अपना दावा तर्क कर दिया था। PM ने एक्स पर पैगाम लिखकर DMK के दोहरे म्यार को भी बेनकाब किया। तमिलनाडु में
भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुद्र में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू। 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं, इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। डीएमके जैसे दल जो कांग्रेस के साथी हैं, वे भी मुंह पे ताला लगा करके बैठ जाते हैं। कच्चते हुए जजीरों को लेकर डीएमके और कांग्रेस को निशाना बनाते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, बयानबाजी के अलावा डीएमके ने तमिलनाडु के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया। कच्चतीवू पर सामने आने वाली नई तफसीलात ने डीएमके के दोहरे मेयार को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस और डीएमके खानदानी इकाइयां हैं, उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र है कि उनके अपने बेटे और बेटियां आगे बढ़ें, वो किसी और की परवाह नहीं करते। कच्चतीवू पर इसकी बेहिसी ने खासतौर पर हमारे गरीब माहीगीरों और माहीगीर खवातीन के मफादात को नुकसान पहुँचाया है। कच्चतीवू मामले पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कच्चतीवू पर 1974 और 76 में 2 मुआहदों पर दस्तखत हुए थे और हम जानते हैं कि ये किसने किया, लेकिन किसने इसे छुपाया। उन्होंने कहा कि आज आम लोगों को ये जानने का हक है कि ये कैसे हुआ। We believe that the public has a right to know. The public has a right to know how did this situation come about. How was Kachatibu, how was the 1974 agreement reached, how was Kachatibu given away, how was the fishing issue handled? Because please understand, the fishing issue actually emanated from a 1976 agreement. So there are 2 agreements we are talking about. So because these have been live issues, because they have been discussed, because they have been discussed earlier also in Parliament, 2 documents were sought from us as an RTI request. The point today is we know there are 2 agreements. We know there's a 1974 agreement. We know there is a 1976 agreement. We know who did this. How has the situation arisen? What we do not know is who hid this, who has been party to it, what has been concealed from the public, and we believe it is the right of the public today to know how did this situation come about. और इस सिलसिले में कांग्रेस लीडर मनिकम टैगोर ने कच्चतीवू मामले पर कहा है कि तमिलनाडु के लोग बीजेपी को मुस्तरद कर रहे हैं और वो तवज्जो हटाने की पॉलिसी अपना रहे हैं। When they are slapped in their faces in Tamil Nadu, when people are rejecting them again, they want a diversionary tactics. Government of India, headed by Mrs. Indira Gandhi ji, has signed an agreement called Indira Gandhi Srimambo Bandaranaike Agreement.
in that time to save 6 lakh Tamils. Mind it, Mr. Modi, 6 lakh Tamils. Their welfare to those Tamils from the garden areas of Sri Lanka has they were settled in Tamil Nadu. In 10 years, they had failed to do that thing. Therefore, Mr. Modi should stop this cheapness. He has been rejected by Tamil Nadu, and therefore we know that they will not get even one seat. और कच्छती वो मामले पर मरकजी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कहा है कि मोदी हुकूमत की क़यादत में पड़ोसी ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने पूछा कि 10 साल इक़्तिदार में रहने के बाद भी आपने क्या किया। अब इंतख़ाबात के पेश नज़र हुकूमत इस मामले को उठा रही है ताकि इससे फ़ायदा उठाया जा सके, ताहम हुकूमत का इक़दम कौमी मफाद में नहीं है। 10 साल से सरकार में है, अब आपको पता नहीं तो किसको पता है? और आप क्या कर रहे थे ये 10 साल? क्यों नहीं सफाई किया इसके बारे में? और उल्टा अब जब चुनाव आ रहे हैं इसको एक सवाल की तरफ पेश कर रहे हो आप, ताकि इसका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। इसका कोई उनको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। इस तरीके से पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बिगाड़ने वाली बात, ये हम समझते हैं कि देश के हित में नहीं है। कच्छतीवो मामले पर जनूबी चेन्नई लोकसभा सीट से AIADMK के उम्मीदवार JJ वर्धन ने कहा कि DMK ने हमेशा ही तमिलनाडु के लोगों के हकूक़ को छीना है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के साथ DMK ने हमेशा इस बात को यकीनी बनाया कि भारत का हिस्सा श्रीलंका को दिया जाए। It has always been the stance of the AIADMK that with regards to Kachativu, DMK always has given away the rights of the people of Tamil Nadu, whether it's Kachativu, whether it's Kaveri issue, whether it's Mullai Periyar issue. It has always been AIADMK which is a harbinger, which makes sure that rights are got, whether it's through Supreme Court, whether it's through political ways. We have always stood for the rights of people of Tamil Nadu. But DMK, it is a very well-known fact that 1974, 1976, DMK in collision with Congress had made sure that what was part of India has been ceded away to Sri Lanka. So this has been we have been continuously protesting against what DMK and Congress has done for such a long time. BJP taking this into hand during the election time is just nothing but politics. बीजेपी की नुमाइंदा वफ़द ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह और ओम पाठक नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन के सामने कई मसाइल रखे हैं। 2 ऐसे मौज़ूआत हैं जिनमें कल रामलीला मैदान में इंडी इत्तेहाद की मीटिंग हुई, जिसके दौरान राहुल गांधी ने ऐसी कई बातें कहीं जो काबिल एतराज़ हैं। उन्होंने कहा कि ये एक फिक्स्ड मैच है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने अपने लोगों को इलेक्शन कमीशन में रखा हुआ है। आइन के हवाले से उनका कहना था कि मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे और मुल्क में आग लग जाएगी। हमने ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है और कार्रवाई का मुतालबा किया है। ऑफिशियल हैंडल पे, एक्स हैंडल पे, अपने इंस्टाग्राम पे हैंडल पे उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा के और ये आरोप लगाया कि उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि बलात्कारियों के लिए, रेपिस्ट के लिए, उनको बचाने के लिए मैं जान भी दे दूंगा। ये कमाल की बात है, एक इतना लो लेवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स। और कल कहा उन्होंने कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, देश जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और देश में आग लग जाएगी। एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से ऐसी बात करे या उनके जो नेता हैं वो ऐसे आरोप लगाए जो बिल्कुल विदाउट बेसिस हैं। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी और हमने उनसे कहा कि ये नोटिस वाली बात नहीं है, इस पर तो अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा इंतखाबात से कबल सियासी पार्टियों के लीडरान के पार्टी बदलने का सिलसिला तेज हो गया है। इसी सिलसिले में पंजाब के पटियाले से साबिक रुकन पार्लियामेंट धर्मवीर गांधी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के 2 नारों ने उन्हें बहुत मुतासर किया है। आपको बता दें कि 2014 में धर्मवीर गांधी ने पटियाला से आम आदमी पार्टी के टिकट पर लोकसभा इलेक्शन जीता था। जीतने के फौरन बाद धर्मवीर गांधी पार्टी से मायूस हो गए, खुद को पार्टी से अलग कर लिया था।
सही रास्ता और जो दुरुस्त रास्ता है उसकी साइड पे खड़ा होना चाहता हूं। दैट्स व्हाई आई एम विद कांग्रेस। दो स्लोगन जो जिसने सबसे मुझे प्रभावित किया वो था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और दूसरा था डरो मत। और इस बीच बिहार में भी सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं। बिहार का पूर्णिया ज़िला इस वक्त 8 लोकसभा सीट है। पूर्णिया लोकसभा हलके से साबिक रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने इंतखाबी मैदान में ताल ठोक कर कांग्रेस की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। साबिक रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने पूर्णिया से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। वो 4 अप्रैल को कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही। पूर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं, इसीलिए हमने 4 तारीख को नेता के अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावनाओं पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। झारखंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इंडिया अलायंस के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। पार्टी ने झारखंड की 4 लोकसभा सीटों से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। रियासती इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भुवनेश्वर मेहता ने कहा है कि सीपीआई ने इंडी इत्तेहाद में हजारीबाग सीट का मुतालबा किया था, जिसे कबूल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी पहले ऐलान कर चुकी है कि अगर उसे हजारीबाग सीट नहीं मिली तो वो तनहा इलेक्शन लड़ेगी। इसके तहत सीपीआई ने लोहरदगा से महेंद्र और ओन पलामू से अभय कुमार, चित्रा से अर्जुन कुमार और दुमका से राजेश कुमार कशको को मैदान में उतारा है। मेहता ने कहा है कि आइंदा चंद दिनों में हजारीबाग समेत दीगर सीटों के उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया जाएगा। अगर इंडिया गठबंधन ने हजारीबाग सीट सीपीआई को नहीं छोड़ा, हम झारखंड के 6-7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी हम पहले दौर में हमारे राज्य कार्यकारिणी ने ये समझ बनाई है कि हम 4 जगह पर अभी कैंडिडेट का घोषणा, उम्मीदवार की घोषणा करते हैं। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों पर हम विचार मंथन चल रहा है, बाद में विचार करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जवाब देते हुए कहा है कि इंतखाबी बॉन्ड्स को इंतखाबात में फंडिंग का जरिया मालूम करने के लिए लाया गया है, इसीलिए आज फंडिंग का जरिया मालूम है। क्या कोई जिनसे बता सकती है कि 2014 से पहले इलेक्शन में कितनी रकम खर्च हुई? वज़ीर आज़म ने कहा कि 2014 से पहले भी इलेक्शन में अखराजात होते थे। उस वक्त ये मालूमात दस्तयाब नहीं थी कि पैसा कहाँ से आया, किसने खर्च किया। इंतखाबी बॉन्ड्स की बदौलत अब हम फंडिंग के ज़राए का पता लगा सकते हैं। इंतखाबी बॉन्ड स्कीम सियासी जमातों के शफाफ फंडिंग की सहूलत के लिए 2017 में शुरू की गई थी। वज़ीर आज़म मोदी ने बातें न्यूज़ चैनल टीवी के एक खुसूसी इंटरव्यू में की। तनात टीवी के इंटरव्यू में ये बात वज़ीर आज़म ने कही कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना, बिना खर्चा नहीं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाए कि पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव था तो खर्चा होता था। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड थे। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती है, उसको कमियों को सुधारा जा सकता है। कम से कम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता तो आपको बस जानकारी होती भाई यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया। और नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने नई फ़िलिस्तीनी हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब की सदारत की। नई फ़िलिस्तीनी हुकूमत ने नौमुंतखब फ़िलिस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा की क़यादत में हलफ उठाया। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने 28 मार्च को फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास को नई काबीना और उसके काम का प्रोग्राम पेश किया। उसके बाद महमूद अब्बास ने नई हुकूमत की मंजूरी के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। महमूद अब्बास ने मार्च के वस्त में मोहम्मद मुस्तफ़ा को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। मोहम्मद मुस्तफ़ा वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से भी काम करेंगे। उम्मीद है कि नई काबीना में गज़ा के 8 वज़रा के साथ साथ एक वज़ीर मुमलिकत बराए इमदादी उमूर भी शामिल होंगे।
इसराइली फौज ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर को हलाक करने का दावा किया है। लेबनान में एक गाड़ी पर हमले में हिजबुल्लाह के रज़वान फोर्सेस के टैंक शिकन मिसाइल यूनिट के कमांडर इस्माइल अल-ज़ैन की मौत हो गई है। इसराइली फौज ने इमारतों पर हमले की वीडियो जारी की है। हिजबुल्लाह के करीब ज़राए ने बताया कि अल-ज़ैन कोई सीनियर शख्सियत नहीं है, लेकिन उसने तस्दीक की कि वो उसकी एलीट रज़वान यूनिट में थे। और गजा के हुक्काम ने भी दावा किया है कि दारुल बलाह में अल-अक्सा अस्पताल पर इसराइली हमले में 4 अफराद की मौत और मुतादिद दीगर अफराद ज़ख्मी हुए हैं। महलूकीन में कुछ सहाफ़ी भी शामिल हैं। जिन सहाफ़ियों को अस्पताल पहुंचाया गया उनका कहना था कि उन पर बगैर किसी वार्निंग के उस वक्त हमला किया गया जब वो खबर की कवरेज के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। अगली खबर चीन से। चीन का बड़ा हिस्सा शदीद ज़ालाबारी और तूफान की जद में है। सूबाई महकमा मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी चीन के सूबाए वोइज़ो में 22 काउंटी सतह के इलाकों में ओले पड़े हैं, जिसमें सबसे बड़े ओले का कद्र 69 मिलीमीटर था। आज सपायर गोइज़ो में हुईशुई काउंटी से टकराने वाले ओले ने फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। सूबाई महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरक़ी चीन के जियांगशी सूबे में 24 घंटे में औसत बारिश 26 मिलीमीटर तक पहुंच गई। सूबाई दारुल हुकूमत नानचांग में तेज़ हवाओं के बाद ग्रीन हाउसेज, दरख्त और स्ट्रीट लैम्प गिर गए। दरिसना जियांगशी के कई इलाकों में भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। बेल्जियम के शहर एंट्रोप में 2 किलोमीटर तवील टेबल लगाया गया, जिस पर लोगों ने इकट्ठे बैठकर इफ्तारी की और ईस्टर का त्यौहार भी मनाया। जिले के मेयर ने कहा है कि एंट्रोप शहर की तरफ से मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ मिलकर इस इक़दाम का मकसद आलमी तनाव के वक्त सकाफतों के दरमियान शमूलियत और रब्त पैदा करना था। उन्होंने कहा कि लोगों को मेज़ पर इकट्ठा किया गया, इकट्ठा खाना खाया गया और दोनों ग्रुपों के दरमियान राब्ते शुरू हुए। और इसके बाद रुख करते हैं खेल की खबरों का। इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। राजस्थान की टीम 2 मैचों में 2 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है। वहीं मुंबई की टीम 2 मैचों में 2 शिकस्त के साथ 10वें नंबर पर है। राजस्थान रॉयल्स ने अपने आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स को शिकस्त दी थी। वहीं मुंबई को अपने आखिरी मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।